नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आज हम विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि विराम चिन्हों के माध्यम से ही हम किसी भी वाक्य का अर्थ समझ सकते हैं। अगर विराम चिन्ह का प्रयोग सही से न किया जाए तो किसी भी वाक्य का अर्थ समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। आइए सबसे पूर्व विराम चिन्ह किसे कहते हैं या विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है वो हम जान लेते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। अथवा विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं। मोहन पढ़ रहा है। सामान्य सूचक। ताजमहल किसने बनवाया? प्रश्नवाचक। श्याम आया है। आश्चर्य का भाव। देखिए ये पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये जो चिन्ह लगे होते हैं इन्हीं से ये भाव प्रकट होते हैं। आइए आगे देखते हैं विराम चिन्हों के हमारे लिए क्या प्रयोग होते हैं या विराम चिन्हों का क्या प्रयोग है। यदि विराम चिन्हों का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। उदाहरण के लिए रोको मत जाने दो देखते हैं। इसमें रोको मत जाने दो, यहाँ पर देखो रोको के बाद एक कोमा लगा है। अब इस वाक्य का अर्थ हुआ रोको मत जाने दो, अर्थात रोकना है, जाने नहीं देना है। अगला है रोको मत जाने दो। देखो रोको मत कोमा लगा, जाने दो, यहाँ पर रोकना नहीं है, जाने देना है। देखिए पूरा दोनों के अर्थ भिन्न है, लेकिन एक मात्र कोमे का ही इनमें भेद है। अगला है विराम चिन्हों के प्रकार। आइए देखते हैं। एक कोमा लगता है, इसे कोमा को अल्प विराम कहते हैं। अर्ध विराम, ये चिन्ह देख सकते हैं आप। पूर्ण विराम का ये चिन्ह होता है। उप विराम का ये चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्ठक, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह भी कहते हैं इसे, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, ये सब विराम चिन्ह होते हैं। आइए सबसे पहले अल्प विराम को जान लेते हैं। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। लक्ष्मण देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए राम कोमा सीता कोमा लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर कोमा का प्रयोग होगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा। मैंने भारत में पहाड़, अल्प विराम झरने, अल्प विराम नदी, अल्प विराम खेत, अल्प विराम इमारत आदि चीजें देखी। देखिए ऐसा ऊपर निर्देशित भी किया गया था ना, जहाँ अधिक वस्तुओं को दर्शाना हो वहाँ पर कोमा का प्रयोग होता है, अल्प विराम का प्रयोग होता है। आइए अगला देखते हैं हम अर्धविराम। अर्धविराम, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान काली माँ ने ले लिया।
सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो यहाँ पर देखिए सूर्यास्त हो गया, यहाँ पे थोड़ा अधिक देर रुकना पड़ रहा है, इस वजह से यहाँ पर अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग होगा। अगला है पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण, राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। अर्थात जहाँ क्रिया पूर्ण हो जाएगी वहाँ पूर्ण विराम लगेगा। उपविराम, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, प्रदूषण एक अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इस तरह से उपविराम का प्रयोग हम करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। यह आश्चर्य गलत लिखा हुआ है। उदाहरण, हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। इस प्रकार के वाक्य जो होंगे उनमें विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। वाक्य देखते हैं, हाय वह मर गया, आह कितना सुहाना मौसम है, वाह कितने सुंदर वृक्ष हैं। इस प्रकार के वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे, विश्वामित्र क्रोध से कांपते हुए ठहर जा। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। यहाँ पे देखिए विश्वामित्र क्रोध से कांपते हुए कोष्ठक के अंदर है ना, तो उनके भावों को बताया गया है कैसे उन्होंने कहा। धर्मराज किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए, इसलिए कोष्ठक में रखा है। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे, वह क्या लिख रहा है, ताजमहल किसने बनवाया। इस प्रकार से कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य होगा उसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। समस्त मतलब जो समान पद हों। उदाहरण देखते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन। इस प्रकार के जो समान वाक्य होते हैं उनमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। एक वाक्य देखते हैं, देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है ना इन वाक्यों में, इन शब्दों में। तो इसका कारण यही है क्योंकि ये समान वाक्य शब्द हैं। अगला है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के दो कोमे ऊपर दो नीचे लगाए जाते हैं। जैसे, तुलसीदास ने सत्य कहा, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। ये किनका कथन है? तुलसीदास का। इसलिए ये अवतरण या उद्धरण चिन्ह में रखे गए हैं, इन्वर्टेड कोमा। जयशंकर प्रसाद ने कहा, जीवन विश्व की संपत्ति है। राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है लाघव चिन्ह। किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे, डॉक्टर के लिए डा लिखा और ये शून्य लगा दिया। पंडित के लिए पै लिखा और शून्य लगा दिया। इंजीनियर के लिए इंजी लिखा और शून्य लगा दिया। उत्तर प्रदेश के लिए ऊ लगा के शून्य, प्र लगा के शून्य लगा दिया। इस प्रकार लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है नामों को संक्षेप करने के लिए। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के
विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, फिर विवरण चिन्ह लगा दिया। अब इसके जो फायदे हैं वो आगे लिख सकते हैं। इसी प्रकार संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं, तो यहाँ पर आप आगे संज्ञा के 3 भेद लिख सकते हैं। वचन के 2 भेद हैं, तो विवरण चिन्ह लगाने के उपरांत उनके विषय में आगे लिख सकते हैं। अगला है रेखांकन चिन्ह। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। देखिए पृथक क्या है, पृथक करना उसकी विशेषता है, तो ये रेखांकित कर दिया गया। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो सर्वश्रेष्ठ क्या हुआ, रेखांकित हो गया। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया, तो जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे क्या काम किया, विशेषता क्या है उसकी, विशेष वहाँ पर उपदेश होना हुआ है, इस वजह से वो रेखांकित हो गया। अगला है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखी किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। उदाहरण, रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह के पिता एक किसान है। तो देखिए जो ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लग आया है वो किसके लिए आया, रमेश के लिए यहाँ पर आया है। तो इस प्रकार से पुनरुक्ति सूचक चिन्हों का प्रयोग हम कर सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार आप विराम चिन्हों को समझ सकते हैं और इनका उपयोग आगे कर सकते हैं, और इनके प्रयोग में किस प्रकार क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।